नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आज दिन भर क्या कुछ रहा, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस चर्चा से कि अब बिहार के मुख्यमंत्री पीएम मटेरियल के बाद अब प्रेसिडेंट मटेरियल हो गए हैं। दिन भर आज इसकी चर्चा होती रही। दूसरी जो बड़ी खबर है कि राजद ने बाकी बचे एक सीट पर भी अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहा है। तीसरी जो बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा से करेंगे। लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से सीएम नीतीश ने भागलपुर में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की और जनसभा को संबोधित किया। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति मटेरियल के उस चर्चा से हम शुरुआत करेंगे। आज सुबह से एक चर्चा बिहार की राजनीति में तेजी से होते रही कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की तरफ से राष्ट्रपति मटेरियल होंगे, यानी कि प्रेसिडेंट मटेरियल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। चर्चा की हवा तब और मिल गई जब नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू से मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वाकई में हमारे नेता राष्ट्रपति मटेरियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात देश और दुनिया के लोग जानते हैं। ऐसे ही जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताते नहीं थकते थे। 2013-14 के दौरान यह काफ़ी तेज़ी से मसला उठा था कि हमारे नेता, जेडीयू के तमाम नेता यह कहते थे कि हमारे जो नेता हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, यानी कि नीतीश कुमार हैं, वे पीएम मटेरियल हैं, इनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं, ये काफ़ी जानकार हैं, अनुभवी हैं, लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री और फिर बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया है। ऐसी स्थिति में ये पीएम मटेरियल हैं। हालांकि पीएम मटेरियल बताने पर कई नेताओं की तरफ से कई दल के नेता इन तंज भी कसते थे और कहते थे कि पीएम मटेरियल बनते बनते बिहार में इनकी पार्टी लगातार कमज़ोर होते जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर आप याद करिए, उसके पहले भी नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जाता था। तब लोकसभा चुनाव के दरमियान भाजपा से अलग होकर के चुनाव लड़े थे और मोदी लहर में इनकी पूरी पार्टी उड़ गई थी और सिर्फ 2 सीटों पर, यानी कि 2 सांसद ही इनके जीत पाए थे। उसके बाद एक बार फिर से यानी कि 2015 में राजद के साथ मिलकर के नीतीश कुमार चुनाव लड़े और कुछ समय बाद फिर से अलगाव हुआ। उसके बाद बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद भी जेडीयू के नेता लगातार यह कहते रहे हैं कि हमारे नेता पीएम मटेरियल हैं। कई दफ़े अभी कुछ समय पहले पटना में बैठक हुई थी जेडीयू की, उसमें बाजाप्ता यह प्रस्ताव पास किया गया था और कहा गया था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। अब प्रेसिडेंट मटेरियल पर चर्चा हो रही है। जैसे ही यह चर्चा शुरू हुई कि नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं, इस पर कई बिंदु पर चर्चा की गई और कहा गया कि प्रशांत किशोर ने दिल्ली में नीतीश कुमार से मुलाकात की है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से वो संपर्क कर रहे हैं और नीतीश कुमार को प्रेसिडेंट मटेरियल बनाने को लेकर के वे लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि यह चर्चा जब शुरू हुई उसके बाद सभी दल के नेता इसमें कूद पड़े और जेडीयू को छोड़ करके बाकी नेताओं ने तो तंज ही कसा। हालांकि जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया और कहा है कि वाकई में नीतीश कुमार में वो गुण है, वो राष्ट्रपति के लायक नीतीश कुमार हैं। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपने आप को अलग रखा है। कांग्रेस ने भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हैं तो यह अच्छी बात है। बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हमको अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अभी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहीं राष्ट्रपति के पद पर रामनाथ कोविंद काम कर रहे हैं। कल क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात से पूरी तरीके से विज्ञता जताई और कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। राजद ने तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी ही इन्हें राष्ट्रपति नहीं बनने देगी। वहीं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जिस शख्स पर मर्डर का आरोप हो राष्ट्रपति कैसे बन सकता है। यानी कि तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार पर जो मुकदमा था उस मुकदमे के बहाने
हमला बोला है और कहा है कि एक वैसा व्यक्ति जिन पर हत्या का आरोप हो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो सभी राजनीतिक दल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हालांकि शाम में दिन भर यह चर्चा चली कि सीएम नीतीश राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। शाम में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए और कहा कि यह फालतू की बात है, इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। भागलपुर में बहुत छोटे शब्दों में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अफवाह में कोई दम नहीं है, पूरे तौर पर अफवाह है, इस बातों को हम सिरे से खारिज करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने शाम होते होते इस चर्चा पर विराम लगा दिया और कहा कि इस तरह की चर्चा का कोई मतलब नहीं है। तो आज दिन भर बिहार के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज रही कि सीएम नीतीश कुमार अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर की हम चर्चा करेंगे कि राजद ने बिहार विधान परिषद की बाकी एक सीट पर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐलान के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहा है। बता दें कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की तरफ से यानी कि राजद की तरफ से 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था, जिसमें 20 आरजेडी के और एक सीपीआई के कैंडिडेट के नाम का ऐलान हुआ था। उसके बाद फिर से नवादा और समस्तीपुर यानी कि फिर से 2 सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ और आज बाकी बचे पूर्णिया सीट पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। पूर्णिया सीट से अब्दुल सुभान को कैंडिडेट बनाया गया है। अब्दुल सुभान पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और तेजस्वी यादव से इन्होंने मुलाकात की और इसके बाद फाइनल हो गया। राजद नेतृत्व ने इनके नाम पर मुहर लगा दी। इस तरीके से जो बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होने हैं 3 चरण में, यानी कि तीसरी लिस्ट आज आरजेडी की तरफ से जारी की गई। उसमें पूर्णिया सीट पर अब्दुल सुभान को कैंडिडेट बनाया गया है। जैसे ही इसकी जानकारी बाहर आई, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहा और कहा कि चलिए हमारी बात को मान लिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान के बाद कम से कम एक और मुसलमान को तो एमएलसी का टिकट दे दिया। वैसे आबादी के हिसाब से मुसलमानों को 5 सीट देनी चाहिए थी। अब लगे हाथ दलितों और महिलाओं को भी आबादी के हिसाब से टिकट दे दीजिए। जातिगत जनगणना से जरूरी है जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, समझें। तो जीतन राम मांझी ने धन्यवाद के साथ साथ तंज भी कसा है और कहा है कि चलिए हमने कहा तो आपने कम से कम एक और सीट बढ़ा दिया। पहले जो लिस्ट जारी की गई थी आरजेडी की तरफ से उसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान मधुबनी से उम्मीदवार बनाया गया था। तब जीतन राम मांझी ने तंज कसा था और कहा था कि वोट मुसलमानों का लेते हैं, अल्पसंख्यकों का लेते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो थैली वाले लोगों को दे देते हैं। अब जबकि एक और उम्मीदवार के नाम को पर मुहर लगी है और अल्पसंख्यक समुदाय से वो उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद दिया और कहा कि चलिए हमने कहा और आपने एक और उम्मीदवार इस समाज से दिया है। वैसे आपने महिलाओं की उपेक्षा की है। जरूरी यह है, जातिगत जनगणना से जरूरी यह है कि जिस जाति की जितनी हिस्सेदारी है, जितनी आबादी है, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी विधान परिषद सीटों में भी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो बिहार में 24 सीटों पर चुनाव होने हैं विधान परिषद के। चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, कब घोषणा होगी यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सभी दल यानी कि सभी गठबंधन, सत्ताधारी गठबंधन की तरफ से एनडीए ने करीब करीब उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। वहीं आरजेडी ने भी सभी 24 सीटों पर, एक सीपीआई है भागलपुर और बाकी 23 जगहों से आरजेडी ने अपने नाम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से अगर हम एनडीए की बात करें तो बीजेपी 12 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जेडीयू 11 सीटों पर और 1 सीट पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को दी गई है। तो इस तरीके से एनडीए के भीतर सीटों का बंटवारा। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस को अलग कर करके राजद और सीपीआई साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने भी दावा किया है कि हम भी सभी सीटों पर यानी कि 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे। 8 सीटों पर तो बाकायदा नाम का ऐलान भी हो गया है, बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों के चयन का काम जारी है। मदन मोहन झा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम सभी 24 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट देंगे। तो कांग्रेस की तरफ से भी अपनी तैयारी की जा रही है। राजद और सीपीआई ने सभी 24 सीटों के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी एक जो सीट था आज उस
पर राजद नेतृत्व की तरफ से जानकारी दे दी गई है कि कौन वहां से उम्मीदवार होंगे। तो यह विधान परिषद चुनाव को लेकर के जो चर्चा थी उस पर हमने आपको विस्तार से बताया। और तीसरी जो और अंतिम जो खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से समाज सुधार अभियान यात्रा पर निकले थे। कोरोना की वजह से उन्होंने अपनी यात्रा को टाल दी थी। आज फिर से भागलपुर में उन्होंने जीविका दीदियों को संबोधित किया और कहा कि बाल विवाह, दहेज और शराबबंदी कानून को सफल करना है। दहेज प्रथा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बाल विवाह, उन्होंने बाल विवाह के बारे में बताया किस तरीके से लड़कियों को कम उम्र में अगर शादी कर दी जाती है तो उसके किस तरीके से दुष्परिणाम आते हैं। छोटी उम्र में जब बच्चियों की शादी की जाती है तो कई उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है, वे पढ़ नहीं पाती हैं और अपना विकास नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे में सबों का यह दायित्व है कि जब लड़की बालिग हो जाए, जब लड़की की उम्र शादी लायक हो जाए तभी आप शादी करिए, वरना वो संतान यानी कि वो लड़की को अगर कम उम्र में शादी करते हैं तो इसके गंभीर नतीजे होते हैं और इसमें सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। उन्होंने जीविका दीदियों से आह्वान किया कि आप गांव-गांव जा कर के यह अभियान चलाएं कि बाल विवाह को पूरी तरीके से बंद करना है, रोकना है। कहीं भी अगर इस तरीके की जानकारी मिलती है तो आप सूचना दीजिए, निश्चित तौर पर बाल विवाह को रोकने की दिशा में प्रशासन काम करेगा। वहीं दहेज को लेकर के एक बार फिर से उन्होंने आवाज़ बुलंद किया और कहा कि दहेज समाज में अभिशाप है। आप लड़की भी लेते हैं और उससे दहेज भी मांगते हैं, पैसे भी मांगते हैं, यह बिल्कुल गलत बात है, इस पर रोक की ज़रूरत है। उन्होंने आह्वान किया कि अगर लड़की नहीं होगी तो फिर शादी किससे करोगे। उन्होंने लड़कों से आह्वान किया कि अगर लड़की नहीं होगी तुम शादी किससे करोगे। ऐसे में दहेज के खिलाफ सब लोग खड़े हों तभी समाज की भलाई हो सकती है। और तीसरा जो बिंदु था कि शराबबंदी, नशाबंदी बिहार यानी कि नशाबंदी को पूर्ण तरीके से सफल बनाना है, शराबबंदी कानून को पूर्ण तरीके से सफल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई जिलों में जहरीली शराब से मौत की सूचना आती है। उन्होंने कहा कि अगर आप शराब पियोगे, इधर उधर की शराब पियोगे तो निश्चित तौर पर आपकी मौत होगी। उन्होंने बाकायदा आंकड़ा गिनाया कि किस तरीके से शराब पीने से सड़क दुर्घटना से लेकर कई अन्य बीमारियां होती हैं। वैसी स्थिति में तमाम लोग शराब का सेवन छोड़ें, नशा से बिल्कुल दूर हों। सरकार के स्तर से तो कार्रवाई की ही जा रही है, लेकिन इस अभियान को तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे। उन्होंने बाकायदा कहा कि जीविका दीदियों का यह कर्तव्य है कि आप सब लोग इस अभियान को सफल बनाएं, गांव-गांव जा कर के, घर-घर जा कर के आप बताएं कि किस तरीके से शराब पीने से कई गंभीर बीमारियां होती हैं और हर साल हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हम शराबबंदी अभियान को लगातार चलाएंगे। सिर्फ अभी तो जिलों में जा रहे हैं, हम जिलों में जा कर के लोगों को बता रहे हैं, लेकिन यह अभियान शराबबंदी और नशाबंदी को लेकर के जो अभियान है वो अभियान लगातार चलते रहेगा। हम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से शराब के सेवन से जो नुकसान होता है उस नुकसान के बारे में हम या प्रशासन लगातार बताने का काम करेगा। इसी बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी पहल की गई है। कानून तो 2016 से लागू है, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी शराबबंदी कानून पूर्णतः सफल होते नहीं दिख रहा है। इसके बाद वैसे आज भी शराब की सप्लाई, देसी और विदेशी शराब की सप्लाई बिहार के हर जिलों में, हर प्रखंड और गांव में हो रहा है। इसके बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले या फिर शराब की सप्लाई, निर्माण करने वाले वैसे माफियाओं पर ठोस कार्रवाई को लेकर के अब हेलीकॉप्टर को लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर मद्य निषेध विभाग ने इस पर काम शुरू किया और 4 सीटर हेलीकॉप्टर को आज पटना लाया गया है और हेलीकॉप्टर से पहली दफ़ा मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, उन्होंने उड़ान भरी और जाकर के तस्वीर की किस तरीके से शराब का अवैध कारोबार या अवैध निर्माण हो रहा है उसके बारे में जानकारी ली गई, फोटो इकट्ठा किया गया और फिर स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई है। तो नीतीश सरकार शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए, शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में थे और आह्वान किया
कि हमें शराब मुक्त बिहार बनाना है, दहेज मुक्त बिहार बनाना है और बाल विवाह मुक्त बिहार बनाना है। इसी को लेकर के हम अभियान चला रहे हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।